हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग छंद के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछला था जिसमें हम छंद के अंग भी पढ़ लिए हैं और जो मात्राएं गिनने की जो नियम थे, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ के अंतर्गत जो नियम आते थे, जब हम छंद के प्रकार अब पढ़ने ही जा रहे हैं तो उसमें मात्राओं की गणना के लिए हमें वो सारे नियम जानने अत्यंत आवश्यक थे। उन सारे नियम को भी बता दिया गया है, जिससे कि एक भी चीज़ छूटा नहीं है। अब जब हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम मात्राओं की गणना करते हैं, और उन सारे नियमों का प्रयोग भी उसमें स्वतः ही देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे आज छंद के भेद। छंद के भेद। छंद जो होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वाणिक छंद। जब मैं छंद के बारे में आप लोगों को बता रहा था तो ये दो शब्द भी आए थे, मात्रिक और वाणिक। तो मैं आपको बताया था कि मात्रिक कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो नाम से ही स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, उनका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट होने लगता है। मात्रिक यानी मात्राओं के आधार पर और वाणिक यानी वर्णों के आधार पर। छंद के जब अंग हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक अंग इसका वर्ण और मात्रा भी था, उसको भी मैं आप लोगों को बताया था। तो छंद जो होते हैं मात्रा और वर्ण के आधार पर दो होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद जो कि मात्राओं के आधार पर होता है, और दूसरा होता है वाणिक छंद जो कि वर्णों के आधार पर होता है। अब इसमें पहला आता है मात्रिक छंद। इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि जो मात्राओं के आधार पे होता है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। परिभाषा में भी यही कह रहा है कि मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु उनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होती हैं। नियमानुसार किस नियम की बात कर रहा है कि जो मैं कल की कक्षा में आप लोगों को बताया हूँ, ह्रस्व और दीर्घ, जो ह्रस्व के अंतर्गत जो ह्रस्व का निर्धारण क्रम होता है और उसके अंतर्गत जो भी नियम आते हैं, और जो दीर्घ का निर्धारण क्रम होता है उसके अंतर्गत जितने भी नियम आते हैं, उन्हीं के जो इसमें मात्रिक छंद होता है, यह निहित मात्राएं नियमानुसार, मतलब कि जो इसके पहले का मैं आप लोगों को नियम बताया हूँ उसके आधार पर यह मात्राएं नियमानुसार होती हैं। अब मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं, यानी हम लोग देख रहे हैं छंद के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। मात्रा और वर्ण के आधार पर दो भेद होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है और एक वाणिक छंद होता है। फिर मात्रिक छंद के अंतर्गत इसके तीन भेद होते हैं। मात्रिक छंद को एक बार हम और अच्छे से समझ लेंगे ताकि जो आगे की चीज़ें हों वो आसानी से समझ में आए। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु उनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होती हैं। इनमें वर्ण की जो संख्या होती है वह भिन्न हो सकती है, परंतु उनमें जो मात्राएं होती हैं उसकी जब हम गणना करेंगे तो जो मैं नियम बताया हूँ उसके आधार पर इसकी गणना करेंगे। और मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, फिर दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और फिर तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। यह मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यह तीनों छंद अब हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सममात्रिक छंद के बारे में। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद को समझने का प्रयत्न करेंगे। मात्रिक छंद
3 होता है, जिसमें पहला है सममात्रिक छंद। इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसमें सममात्रिक छंद में क्या होता है। कह रहा है कि जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। शुरुआत में जब मैं छंद पढ़ा रहा था आप लोगों को तो मैं बताया था कि छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं, और कुछ छंद ऐसे होते हैं जो 2 ही पंक्ति में रहते हैं लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं। तो वही है कि जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका आदि। इसके अंतर्गत और भी छंद आते हैं जो मुख्य छंद होते हैं, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ऐसे छंद को, जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण छंद हैं उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब इसमें पहला आता है चौपाई। पहला आता है चौपाई। चौपाई को हम समझेंगे। चौपाई से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। चौपाई छंद में है कि यह सममात्रिक छंद है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया, पूछेगा कि चौपाई कैसा छंद है, तो आप कह सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और यह सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अभी हम उदाहरण के माध्यम से इसको भी बताने का प्रयत्न करेंगे। फिर कह रहा है कि पहले चरण की तुक दूसरे चरण तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है और प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। ये सारी चीज़ें जो तुक की बात कर रहा है यह छंद के अंग हैं, जिसको मैं जब छंद के अंग पढ़ा रहा था तो इसके बारे में भी बताया था आप लोगों को। और यति ऐसे जो खड़ी पाई होती है उसको हम छंद में यति बोलते हैं। इसकी भी बात मैं बताया था कि ये भी छंद के अंग में ही आता है। यह सममात्रिक छंद होता है चौपाई। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है और प्रत्येक चरण के अंत में यति लगी होती है। अब हम उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप कल के पढ़ाए हुए नियमों को याद रखे होंगे तो इसकी मात्राओं को गिन लेंगे आसानी से और गलती नहीं होगी। यानी इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हम ऐसे इसको काउंट करेंगे कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आ जाएं, तभी हमारी काउंटिंग सही होगी। अब यहाँ पे चौपाई दी गई है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। अब इसमें जो चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले चरण में 16 मात्राएं हैं, फिर इसके जो अन्य 3 चरण हैं उसमें भी 16-16 मात्राएं कैसे होंगी, इसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नियम में था कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं वह लघु होते हैं। तो इसमें जो है जय, यह इसकी एक मात्रा जुड़ेगी। इसमें न आ की मात्रा है न बड़ी ई की मात्रा है। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम इसे गुरु माने, इसे हम लघु मानेंगे। तो इसमें एक मात्राएं जुड़ेंगी। फिर ह, इसमें भी 1 मात्राएं जुड़ेंगी। और ह्रस्व में मैं नियम बता रहा था कि जिसमें छोटा ऊ मतलब छोटी ई की मात्रा होती है या फिर छोटा ऊ की मात्रा होता है
उसमें भी एक मात्राओं को हम जोड़ते हैं, तो इसमें भी हम नू में भी हम एक मात्राएं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है माँ, तो इसमें हम दो मात्राओं की काउंटिंग करेंगे क्योंकि इसे हम गुरु मानेंगे। इसमें आ की मात्रा लगी है इसलिए इसको हम गुरु मानेंगे। और ये भी जो न है ये भी लघु ही होगा। फिर आता है ज्ञान। अब ज्ञान में क्या है कि इसमें भी आ की मात्रा है तो इसको भी हम गुरु मानेंगे, और यह न है तो इसको हम लघु मानेंगे। अब गुण आता है, तो इसमें छोटी की जहाँ मात्रा होती है नियम में था वहाँ पे लघु होता है, और जहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है वहाँ पे गुरु होता है। तो लघु में मैं बताया था कि लघु में हम एक मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, यानी लघु जो होता है वह छोटा होता है और उसमें हम एक मात्राओं की गणना करते हैं। अब यहाँ बचता है न में भी हम इसे भी हम लघु ही मानेंगे। अब यहाँ पे आता है सागर। सा, इसमें आ की मात्रा है तो इसको हम गुरु मानेंगे, और गर इसको हम लघु मानेंगे। अब इन सारे मात्राओं को जोड़ने पे हम देखेंगे कि इसमें 16 मात्राएं बन रही हैं कि नहीं। तो हम जोड़ेंगे 1 और 1 2 इसमें हो गया, फिर 3 4 2 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, यानी कि पहले चरण में 16 मात्राएं पूर्ण हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जो मैं पिछला नियम आपको बताया था उन सारे नियमों का प्रयोग इसमें होगा, यानी उसमें जो भी दशाएं थीं, जो कंडीशन था कि कहाँ पे पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आता है तो कितनी मात्राएं लगती हैं, जब लगातार 2 अर्ध अक्षर आ जाएं तो कितनी मात्राएं लगती हैं, यदि अर्ध अक्षर से ही शब्द प्रारंभ हो तो उसमें कितनी मात्राएं लगती हैं। यह सारी चीज़ें मैं कल की कक्षा में बताया था। अब जो अगला पंक्ति इसका आता है इसको हम देखेंगे कि जय कपीस तिहु लोग उजागर। अब जय यहाँ भी था यहाँ भी था, तो इसमें भी एक एक मात्रा, यानी एक एक मात्रा इसमें होगी। फिर क में एक मात्रा होगी, प बड़ी ई की मात्रा है इसलिए इसमें 2 मात्राओं को हम ऐड करेंगे, और स में हम एक मात्रा ऐड करेंगे। फिर तिहु के ऊपर, यानी इस पे छोटी ई की मात्रा है तो इसमें हम एक मात्राओं की काउंटिंग करेंगे। और मैं बताया था कि जिस वर्ड पे चंद्र बिंदु लगा हो उसको भी हम एक मात्राओं अंतर्गत गिनते हैं, तो इसमें भी हम एक मात्रा गिनेंगे। अब यहाँ पे लोक है, यहाँ पे हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे और क पे एक मात्रा है। फिर ऊ पे एक मात्रा और जा पे 2 मात्राओं को गिनेंगे, और गर ग और र पे एक एक मात्रा, यानी कि जहाँ पे जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो स्वयं लघु होते हैं, और जहाँ पे आ की मात्रा रहेगी उसको हम गुरु मानेंगे, यानी उस पर हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब इसको जब हम गिनेंगे तो देखेंगे कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें 1 और 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16, यानी इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं। इसमें चौपाई में कह रहा था कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बता के ये सिद्ध कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है वह सही लिखा है, कि जो चौपाई होती है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऊपर की 2 पंक्ति में आप लोगों ने देखा कि दोनों पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। जब तक आप इसके पिछला जो ह्रस्व का निर्धारण क्रम है और दीर्घ का निर्धारण क्रम है उसके अंतर्गत जो नियम आते हैं, जब तक आप उन नियम को नहीं याद करेंगे तब तक ये मात्राओं की गणना करना कठिन है, आप गलत मात्राओं की गणना कर देंगे। इसलिए उन सारे नियमों को आप ध्यान में अवश्य रखें। अब अगली पंक्ति में है कि रामदूत अतुलित बल धामा। तो रा है तो आ की मात्रा है तो यहाँ पे 2, इसमें 2 मात्राओं की हम गणना करेंगे। म है तो 1 और द पे बड़ी उ की मात्रा है तो यहाँ पे 2 और त पे 1 मात्रा। फिर अ और त पे छोटा उ है तो यहाँ पे भी हम लघु मानेंगे, इसको भी लघु वर्ण के अंतर्गत रखेंगे और 1 मात्राओं की गणना करेंगे।
फिर ल पे छोटी की मात्रा है तो इसको भी हम लघु मानेंगे और त इसको भी लघु। फिर आगे है ब पे भी हम लघु मानेंगे और ल को भी लघु, और जो ध पे आ की मात्रा है धा, इसको हम मानेंगे गुरु। तो यहाँ पे 2 मात्राओं की गणना करेंगे और यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखते हैं कि क्या इसमें भी 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। गिनेंगे 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 7 8 9 10 11 12, 2 14, 2 16, यानी कि इस पंक्ति में भी 16 मात्राएं पूर्ण हैं। अब अगली पंक्ति में है अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, यानी इस पंक्ति में भी हम देखेंगे कि 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। तो मैं बताया था कि जब किसी भी वर्ण पे अंग की मात्रा लगी हो तो वहाँ पे वह दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आता है, यानी उसे हम गुरु मानते हैं। तो यहाँ पे 2 मात्राओं का गणना करेंगे और यहाँ ज पे 1, न पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे 1, प पे छोटा उ है तो 1, और त्र को भी हम 1, इसमें भी हम 1 मात्रा की गणना करेंगे, और प व न पे भी हम 1 मात्रा की गणना करेंगे। स पे उ छोटा उ है इसलिए 1 और त पे 1, और नामा यहाँ पे दोनों में आ की मात्रा है तो इसे हम गुरु वर्ण मानेंगे। अब इसकी भी हम जब गणना करेंगे तो देखेंगे 2 2 4, 2 6, 2 8, 9 1 10, 1 11। इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी है 2 और 2 4। फिर यहाँ पे इसको ये जो त्र है ये गुरु वर्ण के अंतर्गत आता है, यानी इसे हम दीर्घ के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे, 1 मात्राओं की गणना नहीं करेंगे, इसमें हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और फिर हम इसको काउंट करेंगे कि देखते हैं कि क्या 16 मात्राएं पूर्ण बन रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2 3, 1 4, 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 4 16, यानी इसमें भी 16 मात्राएं बन रही हैं। यानी जो चौपाई होता है यह सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है कि जो चौपाई होता है उसमें कितनी मात्राएं, उसके चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और प्रत्येक चरण के अंत में यति रहता है। मैं एक एक चीज़ को बता के सिद्ध कर दिया और आप लोगों के सामने इस मात्राओं की गणना भी कर दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि हम आपकी उस समस्या का निदान करने का प्रयत्न करेंगे। इस आज की जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको छंद के भेद में, इसमें क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। और आज की वीडियो तो एकदम पूरा लगातार देखेंगे बिना रुके और बिना उसका स्पीड बढ़ाए, नॉर्मल स्पीड पे पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो चौपाई से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आप वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। अब हम अगली कक्षा में रोला और गीतिका छंद को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।